हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डक्टाइल एकेडमी। लेकर आए हैं आपके लिए आज नेक्स्ट मॉडल पेपर, जो कि हम पिछली क्लासों में सोल्व कर रहे थे। उसी का ही नेक्स्ट सेगमेंट है। मॉडल पेपर नंबर 5 है, 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस मॉडल पेपर को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है सेक्शन ए का, उसमें आपको पता है पैसेजेस आते हैं, 2 पैसेज आते हैं जो दोनों के दोनों अनसीन होते हैं। उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड जो सेगमेंट आता है सेक्शन बी है, वो राइटिंग पोर्शन है। पहला इसमें देखिए ये ऑप्शन में आता है, 4 मार्क्स है। पहला जो इसका है वो है, यू आर राकेश लिविंग इन जयपुर, योर फ्रेंड अनिल हैज इनवाइटेड यू टू अटेंड हिज यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी, राइट ए लेटर टू हिम एक्सप्रेसिंग योर एबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन। देखिए ये कह रहा है कि आप अनिल है, सॉरी आप राकेश हैं और आपका एक फ्रेंड है अनिल, जो क्या कर रहा है, अपने छोटे भाई की बर्थडे पार्टी अरेंज कर रहा है और उसके अंदर आपको इनवाइट कर रहा है। तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम किस तरह से लिखेंगे ये हमें ध्यान रखना है। लेटर राइटिंग जो होती है, जैसे मान लो आपके, एक तरह से देखा जाए, मैं इसको एक आपकी जो आंसर शीट होती है उसका एक पेज मान लेता हूं। तो हमें शुरुआत कैसे करनी है, देखिए यहां से आप स्टार्ट करेंगे। क्लियर? लेफ्ट साइड से 12 आदर्श नगर, सबसे पहले एड्रेस डाल देना है, 12 आदर्श नगर। क्लियर? अजमेर रोड और नीचे जयपुर, यहां पर हमने डाल दिया एड्रेस। क्लियर? इस तरह से हमें एड्रेस डाल देना है। फिर हमें एक लाइन छोड़कर डेट लिख लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम डेट लिख देते हैं 25 दिसंबर 2025। क्लियर? देन हमें क्या लिखना है, सैल्यूटेशन लिखनी है एक लाइन छोड़ के। सैल्यूटेशन मींस डियर अनिल। ठीक है? आपका जो फ्रेंड है अनिल इनवाइट कर रहा है, तो हमें अनिल को लिखना है, डियर अनिल। ठीक है? और उसको फिर हमें लिखना है, थैंक्स अलॉट फॉर योर थैंक्स अलॉट फॉर इनवाइटिंग मी on your younger brother's बर्थडे पार्टी। क्लियर? यानी कि आपने रीजन लिख दिया कि आपके जो दोस्त ने आपको किस लिए इनवाइट किया है, अपने छोटे भाई की बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है। और उसके अलावा आगे क्या लिखना है, देखिए आगे हमें किस तरह से लिखना है ये देखना है। और जो बर्थडे पार्टी है उसकी डेट भी हम अगर मेंशन कर लें तो ज्यादा बढ़िया है। बर्थडे पार्टी ऑन 29th December 2025, क्लियर, at 7 PM and onwards at hotel शिवम रिजोर्ट, अजमेर रोड, जयपुर। क्लियर? इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा हमें लिखना है, आई डू होप you won't mind my inability to attend द फंक्शन। यानी कि उसने आपको इनवाइट किया है लेकिन किसी कारण से आप नहीं जा पा रहे हैं। जब नहीं जा पा रहे हैं तो हमें उसका रिप्लाई भी देना है, तो वो रिप्लाई हम दे रहे हैं, बिकॉज
माई एनुअल एग्जाम्स आर एट हैंड। देखिए एट हैंड का मतलब होता है पास में होना, नजदीक होना। नियर नहीं लिखना है, एट हैंड लिखना है। एट हैंड का मतलब होता है नजदीक होना। क्लियर? ठीक है, आगे। इट इज ए लॉन्ग वे फॉर मी टू अटेंड द पार्टी। ये बहुत लंबा रास्ता है ताकि मैं पार्टी अटेंड करने आ सकूं, बहुत ज्यादा दूर है। माई मदर इज ऑल्सो नॉट फीलिंग गुड नाउ ए डेज। यानी कि माँ की तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं है इन दिनों। माता जी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्लियर? एंड माई फादर इज ऑल्सो अवे फ्रॉम होम फॉर सम डेज। और मेरे पिताजी भी कुछ दिनों के लिए घर से दूर है। क्लियर? यानी कि घर पे संभालने वाला भी कोई नहीं है। फिर एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है, वंस अगेन आई कन्वे यू माई गुड विशेष। फिर एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है, योर लविंग फ्रेंड। नीचे अपना जो नाम दे रखा है वही राकेश। इस तरह से हमको ये कंप्लीट करना है। ठीक है? यानी कि हमें ये बताना है कि मैं नहीं आ पाऊंगा किसी कारण से, क्योंकि घर में भी प्रॉब्लम चल रही है और एग्जाम्स भी है, और जो पार्टी का जो वेन्यू है वो काफी दूर है और वहां पर मैं नहीं आ पाऊंगा। तो इसलिए आपको एक सॉरी लेटर, एक तरह से देख सकते हो सॉरी लेटर ये यहां पर देखा जाए तो, क्योंकि वो नहीं जा पा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बिजी है या कहीं ना कहीं वो फंसा हुआ है। तो इस तरह से हमको लिखना है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट ईमेल है। ईमेल, सपोज यू आर सुनीता या रोशन, write an email to be sent to your friend who has asked you to make arrangements for the stay of an uncle of his her in your town। यानी कि आपका नाम या तो सुनीता है या रोशन है, और एक ईमेल लिखिए आपके फ्रेंड को, और जिसने आपको बोला था कि आप उनके अंकल का अरेंजमेंट करना है आपको रहने का, तो वो हो गया है। तो इसको किस तरह से लिखना है ये आप इसमें लिख देंगे कि किस तरह से आपने होटल में उनका रूम बुक करवा लिया और किस तरह से टैक्सी उनको वहां से पिक करेगी और वहां पर छोड़ देगी, और इस नंबर के रूम में उनका एक जो स्टे है वो बुक किया जा चुका है, और उसके अलावा जो पेमेंट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आपको रिटर्न लेटर लिखना है ईमेल के थ्रू उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइंस इन अबाउट 100 वर्ड्स, ऑल्सो मेंशन द टाइटल एंड मोरल ऑफ द स्टोरी। देखिए यहां पर स्टोरी दे रखी है दो, ठीक है, और इन दोनों स्टोरीज में से किसी आपको एक स्टोरी को लिखना है। स्टोरी है, एक स्टोरी जो है पहली वाली वो है बैड कंपनी, यानी कि जो एक बच्चा होता है वो एक गलत संगत में पड़ जाता है, और दूसरी जो स्टोरी है वो है ए हंग्री फॉक्स। क्लियर? यानी कि दोनों स्टोरी लिखनी है और उनका मोरल भी लिखना है और टाइटल भी लिखना है। पहली स्टोरी का टाइटल अ बैड कंपनी है, और इसका जो मोरल है वो होगा हमारे बेटर अलोन देन इन बैड कंपनी, यानी कि किसी बुरी संगत में रहने की बजाय हम अकेला रहना ज्यादा बेटर होता है। और जो दूसरा जो जो स्टोरी है वो ए हंग्री फॉक्स, इसका जो मोरल है वो हंग्री फॉक्स का हो जाएगा नेवर नेवर बिलीव फ्लैटर्स, यानी कि चापलूसों पे कभी भी भरोसा आप नहीं कीजिए। देखिए आसान सी स्टोरी है। स्टोरी राइटिंग आरबीएससी बोर्ड में कोई ज्यादा टफ लेवल की नहीं आती है, बहुत इजी वे में आती है। आप बचपन से स्टोरीज लिखते आए हैं और यही स्टोरीज रिपीटेडली बोर्ड बार बार आपके सामने रख देता है, जो कि आपने 5th से लेकर और अभी तक थ्रू आउट द आपकी जो एजुकेशन हुई है 9th तक की उसमें आपने लिखी है। तो स्टोरी आई डोंट थिंक कि आपके लिए एक बड़ी बात है, या आप लिख सकते हैं। तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं।
स्टोरी लिखने के लिए एक चीज ध्यान रखनी है हमें, ये जो आउटलाइंस आपको दे रखी है अपने को बिल्कुल इन आउटलाइंस पे डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि देखिए बेटा ये आउटलाइंस अगर आप फिल करें तो इसमें कई चीजें ऐसी होती है जो आप मिस कर जाएंगे, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी कर जाएंगे, और उस समय प्रेशर होता है और आप वो वोकैब नहीं रिमाइंड कर पाते जो आपको आनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये स्टोरीज आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी हेल्प प्रोवाइड करवा देगी, जैसे मान लो कोई लाइन आपसे नहीं बैठ पा रही है तो वो आउटलाइन में से आप उसको पिक करके और अपनी स्टोरी को लिख सकते हो और अच्छा बना सकते हो। तो ये इनकी जो आउटलाइन सही है, हेल्पलाइन के अंतर्गत ही आप समझना, ये नहीं कि आप इनके ऊपर ही डिपेंड होकर और इसके अंदर मन में आए जो भरकर आ जाए, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन योगा एंड हेल्थ, यानी कि योगा और हेल्थ के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। देखिए इसमें कुछ हिंट वर्ड्स भी दे रखे हैं नीचे आपके लिए, जैसे योगा इज ऑफ ग्रेट वैल्यू, ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस, साइकोलॉजिकल पेन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, ब्लड सर्कुलेशन, हाइपरटेंशन, न्यू बॉडी सेल्स, हार्मनी, वेलबींग, बैलेंस्ड लाइफ। तो ये जो हेल्पलाइंस आपको दे रखी है, जो आउटलाइंस के थ्रू नहीं है लेकिन कुछ हिंट वर्ड्स दे रखे हैं, इनको यूज करके एक आप अच्छा करीब 100 से 120 वर्ड्स का एक अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं। योगा और हेल्थ ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये जो अभी जो सोशल मीडिया पे भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। वर्ल्ड वाइड योगा ने बहुत बड़ा काम किया है, पूरा वर्ल्ड इससे इंप्रेस है और सारे के सारे इन्फ्लुएंस्ड है, तो इसके ऊपर आपको लिखना है। दूसरा जो पैराग्राफ है वो है नीड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जल संरक्षण की आवश्यकता। जल संरक्षण किस तरह से किया जाता है और कैसे कैसे करना है, और ये किस तरह से हमारे लिए लाभदायक होता है, और कैसे हम इसको और ज्यादा अपने लिए यूजफुल बना सकते हैं, इसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो ये जो पैराग्राफ्स है ये इतने टफ नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज में आप इनको लिख सकते हो, क्योंकि आरबीएससी का पैटर्न सीबीएसई से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में कई पैटर्न जो ये है उसमें एनालिटिकल पैराग्राफ आपको दिए जाते हैं, यानी कि कोई ना कोई एक डेटा आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो आपसे कहता है कि इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको पैराग्राफ लिखना है, तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है स्पेशली बच्चों के लिए। लेकिन ये जो पैराग्राफ है ये वो पैराग्राफ है जो आप काफी लंबे समय से जिनके बारे में सुनते हैं। 21 जून जो योग दिवस हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है, वो आपकी स्कूलों में भी कहीं ना कहीं उसका भी इन्फ्लुएंस स्कूलों में भी रहता होगा, स्कूल में भी सेलिब्रेट किया ही जाता होगा, तो उसमें भी आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी कि स्कूल में क्या क्या उस समय एक्टिविटीज की जाती है। तो ये आपकी जनरल जो लाइफ है उससे जुड़ा हुआ है, तो आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामर सेक्शन, देखिए ग्रामर सेक्शन के ऊपर मैं विशेष ध्यान देता हूं और हर ग्रामर सेक्शन को मैं एक्सप्लेन कर करके बताता हूं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपके टेंस में से है, ठीक है, टेंसेस में से, यानी टेंस में से है। पहला क्वेश्चन है माय फादर ऑलवेज डैश हिट्स डिनर बिफोर सनसेट। यहां पर देखिए क्या आ गया, माय फादर ऑलवेज डैश डिनर बिफोर सनसेट, हिज डिनर बिफोर सनसेट। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो हमारी एडवर्ब है वो क्या है, ऑलवेज। तो ऑलवेज, डेली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, समटाइम्स, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, है ना, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, ये सारी की सारी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की आती है। और इसमें क्या हमारा वर्ब कैसे फिल होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगा देते हैं। तो यहां पर बेटा फादर जो है वो थर्ड फॉर्म है और यहां पर वर्ब दे रखी है आपको टेक, तो हम यहां पर क्या भर देंगे, टेक्स। क्या आ जाएगा, टेक्स आ जाएगा। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखिए, द boy said that they dash their work। देखिए, और आपको यहां पर वर्ब दे रखी है फिनिश। क्लियर? यानी कि यहां पर उन्होंने वर्ब दे रखी है फिनिश। क्लियर? अब यहां पर देखिए, द बॉय सेड दैट दे डैश फिनिश देयर वर्क, यानी कि लड़कों ने कहा था। क्या कहा था, पास्ट इंडेफिनिट है, लड़कों ने कहा था। क्या कहा था, देखो लड़कों ने पास्ट में ही कहा होगा तो उन्होंने कोई काम पास्ट में ही कंप्लीट किया होगा, तो वो बात कही होगी। और अगर पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका हो तो आपने पढ़ा होगा कि हैड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यहां पर हम क्या भर देंगे, हैड फिनिश्ड,
यानी कि इसका मतलब हो गया कि लड़कों ने कहा था कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था, क्लियर, या कर चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आई डैश नॉट पोस्ट ए सिंगल लेटर यस्टरडे, नेगेटिव है, यस्टरडे, क्लियर। अब यहां पर देखिए ये आ गया यस्टरडे, यस्टरडे हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब होती है, क्लियर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन हमें एक चीज और याद रखनी है, यहां नोट आ गया, इसका मतलब हमें सेंटेंस नेगेटिव फ्रेम करना है। तो यस्टरडे आ गया तो हमारे पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डिड, और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां हम क्या लगा देंगे, आई डिड नॉट पोस्ट अ सिंगल लेटर यस्टरडे, मैंने कल एक भी लेटर पोस्ट नहीं किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजीव ड्रॉप्ड हिज मोबाइल Rajiv dropped his mobile while he dash board the bus. ठीक है। अब यहां पर देखिए राजीव ड्रॉप्ड हिज मोबाइल while he dash board the bus। देखिए while जब भी आप सेंटेंस while से जुड़ा हुआ हो, क्लियर, यानी कि जब सेंटेंस while से जुड़ा हुआ हो तो आपको याद रखना है ये पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल है, और पास्ट कंटिन्यूअस में हम क्या लिखेंगे, वाज बोर्डिंग। यानी कि वाइल जब भी आ जाए तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस भरना है, क्लियर। ये इसकी एक एडवर्ब है, वाइल जो कंजंक्शन है ये इस तरह से काम करती है, ठीक है, ध्यान रखना ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पहला क्वेश्चन है, ईदर यू और आई ए थीप। अब यहां पर इज, एम और आर तीनों दे रखे हैं, क्लियर। तो ध्यान रखना है जब भी ईदर और आ जाए तो जो वर्ब होगी वो हमेशा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिल की जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो आई के साथ क्या आ जाता है, एम, ठीक है। ये कह रहा है या तो तुम या फिर मैं, एक क्या है, चोर है, दोनों में से कोई एक है। दूसरा देखिए, द पोइट एंड राइटर डैश डेड इज यार। देखिए ये मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, आपको शायद वो मिल जाएगा एक दो दिन में। यहां पर देखिए अगर मान लो दो सब्जेक्ट हो और एक के आगे आर्टिकल लगा हुआ हो और दूसरे के आगे नहीं लगा हो और एंड से जुड़े हुए हो तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर होंगे, प्लूरल नहीं है, क्योंकि जो पोइट है वही राइटर है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इज डेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड गिवन। देखिए यहां पर ये जो अगला है ये क्लोजेज वाला है। सेंटेंस क्या है, दो सेंटेंस दिए जाएंगे आपको और जोड़ने हैं। अभिषेक इज टॉल, इज यंगर ब्रदर इज इक्वली टॉल। यानी कि अभिषेक क्या है, अभिषेक इज टॉल, टॉल मतलब लंबा है, और दूसरा है हिज यंगर ब्रदर इज इक्वली टॉल, और इसको जोड़ना है एज से। देखिए एज पॉजिटिव डिग्री है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, 7th क्लास में, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो एज जब आ जाए तो पॉजिटिव डिग्री होता है। यहां पर हमें क्या करना है, ये कंपैरिजन नहीं कर रहा है, किसी को छोटा बड़ा नहीं बता रहा है, दोनों को इक्वल बता रहा है। तो हमें किस तरह से लिखना है, अभिषेक इज
एज टॉल एज हिज यंगर ब्रदर। इस तरह से हमें बना लेना है। अभिषेक उतना ही लंबा है जितना कि उसका छोटा भाई है। क्लियर। दूसरा है हमारा वी ईट वी मे लिव, और यहां पर है सो दैट। क्लियर। सो दैट वी ईट वी मे लिव, यानी कि हम खाते हैं हम जिंदा रह सके। तो इसको हमें कैसे बनाना है, वी ईट सो दैट वी मे लिव। हम खाना खाते हैं या भोजन करते हैं ताकि हम क्या कर सके, जीवित रह सके। इस तरह से इसका फॉर्मेशन आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। अगला वाला है जो वॉइस का है, और वॉइस को एक्टिव से पैसिव में बनाना है। क्या है, डिड दे हायर ए टैक्सी। क्वेश्चन नंबर है 1, इसका एक ही आएगा आपके, डिड दे हायर ए टैक्सी। देखिए इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव है तो हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। डिड हो जाता है बेटा पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल की जब हम क्या करते हैं, जब उसका पैसिव बनाते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज या वर। डिड इसमें दोबारा रिपीट नहीं होगा। क्लियर। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट दे है, वर्ब हायर है, और ए टैक्सी ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए टैक्सी ऑब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव में ही बदलना है। देखिए बेटा एक्टिव और पैसिव वॉइस का एक कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसा सेंटेंस जाता है वैसे ही लौट कर आता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है। तो सबसे पहले टैक्सी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने वाज, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया ए टैक्सी, वाज ए टैक्सी, फिर हायर की थर्ड फॉर्म लगा दी हायर्ड, और बाई और दे का कर दिया हमने देम। वाज ए टैक्सी हायर्ड बाय देम। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका नरेशन का है, लास्ट क्वेश्चन इसका ग्रामर पोर्शन का। नरेशन है ये, ग्रैनी सेड टू मी, दादी ने मुझे कहा था डोंट कवर योर फेस, कि अपना चेहरा मत छुपाओ। ठीक है। अब यहां पर देखिए दादी आपको मना कर रही है कि अपना चेहरा कवर मत करो, यानी कि किसी चीज के लिए मना करना। तो जब किसी चीज के लिए मना किया जाता है तो हम इस तरह से बनाते हैं, ग्रैनी फॉरबेड मी। फॉरबिड की सेकंड फॉर्म होती है फॉरबेड। फॉरबेड का मतलब यही होता है मना करना। टू कंजंक्शन लगा दे, टू कवर योर सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, माय फेस। इस तरह से इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ग्रैनी फॉरवर्ड मी टू कवर माय फेस। दादी ने मुझे मेरा चेहरा छुपाने के लिए मना किया था। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बेटा आपका, एक सीन पैसेज है, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस। ये आपके बेकर फ्रॉम गोवा में से है। तो इसमें आप चैप्टर को मैंने आपको पहले ही कह रखा है, अगर आपको अपना सीन पैसेज अच्छे से करना है तो जितने भी बुक्स के चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से डिटेल में पढ़िए, उनके हार्ड वर्ड्स को समझिए, देन यू विल बी एबल टू सॉर्ट आउट द क्वेश्चन पेपर। आप जब इनको पढ़ेंगे डिटेल में और आपको पूरा समझ में आ जाएगा चैप्टर, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस है। अगला जो है दूसरा पैसेज है, सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड दिकियाबारी, यानी कि ये टीम फ्रॉम आसाम में से है। क्लियर। ये प्रांजल और राजवीर वाला जो चैप्टर है, तो चैप्टर आप अच्छे से डिटेल में पढ़िए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स ईच। ये दो नंबर के हैं। ठीक है। What happened when the box was opened, यानी कि क्या हुआ था जब मिजविल
का जो बॉक्स है वो एयरक्राफ्ट में खुल गया था। तो देखिए क्या हुआ था, जब मिजविल का जो बॉक्स खुल गया था तो मिजविल उसमें से निकल के और लोगों के ऊपर चला गया था और उछलने लग गया था और सीटों के नीचे चला गया था, जिस वजह से प्लेन में बहुत ही ज्यादा हसल बसल हो गई थी और लोग बड़ा डर गए थे। तो ये थोड़ा सा इंसिडेंट थी जो आपने चैप्टर में पढ़ी होगी, ये हुई थी, तो इसको हमें लिखना है अच्छे से। दूसरा है हाउ डिड एने जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटरबॉक्स इन हर एसे, यानी कि एने अपने आप को एक बातूनी होने का इस चैप्टर में किस तरह से जस्टिफाई करती है। तो देखिए एने जस्टिफाइड इट बाय सेइंग दैट टॉकिंग स्टूडेंट्स ट्रेट, वो ये कहती है कि जो ये बातें करना ये जो विद्यार्थी है उसका एक गुण होता है। मोर ओवर शी इनहेरिटेड इट फ्रॉम हर मदर हु टू वाज टॉकेटिव लाइक हर, शी वुड ट्राई टू कंट्रोल इट। और उसके अलावा वो कहती है कि भाई इसकी जो माँ थी वो भी बहुत बातूनी है, माँ भी बहुत बातूनी है, और थोड़ा सा माँ के जो जो क्या कहते हैं कि जीन्स है जो उसमें आ गए हैं, जिसकी वजह से वो भी बहुत बातूनी है, और वो कह रही है कि मैं कंट्रोल करती हूँ पूरा पूरा अपनी आदत सुधारने में। What does courage mean to Mandela? मंडेला के अकॉर्डिंग साहस का क्या मतलब होता है? तो यहां पर देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये बार बार बोर्ड में रिपीट होता आया है। एक तो करेज मीन्स वाला और दूसरा टू ऑब्लिगेशन वाला, ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके ये 20 to 30 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं इनमें जरूर रिपीट होते हैं। तो मंडेला वाला चैप्टर आपको माय डियर स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ना है, उसमें से 101% क्वेश्चन आना ही आना, ये ध्यान रखना है आपको। ये कह रहा है यहां पर मंडेला वाले में कहते हैं करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्राइम्फ ओवर इट, यानी करेज का मतलब ये नहीं होता कि डर गायब हो जाए या फिर डर ना हो, बल्कि इसके ऊपर जीत हो। तो करेज का ये मतलब मंडेला ने बताया है। और उसके अलावा वो कहते हैं द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स द फियर, यानी कि बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता है जो क्या कर लेता है डरने से, या सॉरी हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डर महसूस नहीं करता है, बल्कि वो बहादुर होता है जो डर के ऊपर जीत हासिल कर लेता है। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो की हेल्प कैसे की थी। देखो पोस्ट मास्टर जो था वो काफी एक क्या कहते हैं हेल्पफुल नेचर का था, और वो नहीं चाहता था कि लेंचो का भगवान में विश्वास टूट जाए। तो उसने क्या किया, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दे दिया और कुछ अपने फ्रेंड्स वगैरह को और जो बाकी के स्टाफ थे उनसे थोड़ा चैरिटी के रूप में पैसे इकट्ठे करके और लेंचो को दे दिया। तो ये इस तरह से उसकी हेल्प की थी। सेकंड है ये जो है ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, दो में से एक करना है। हाउ डज ए बेकर लुक इन अपीयरेंस, जो बेकर होता है वो दिखने में कैसा लगता है। तो यहां पर देखिए बेकर के बारे में बताया गया है। तो यहां पर मैं एक बार थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेता हूं कि किस तरह से ये बेकर फ्रॉम गोवा वाला चैप्टर है। अब बेकर हैज ए पेक्युलर ड्रेस नोन एज द कबाई, बेकर के एक अजीब तरह की ड्रेस पहनी हुई होती है शानदार से, जिसको कबाई कहा जाता है। दिस कबाई वॉज वर्न इन दिस दोज ओल्ड डेज, और ये कबाई उन पुराने दिनों में पहनी जाती थी। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीस, ये एक सिंगल वन पीस तरह का होता था जो कि घुटनों से भी नीचे तक जाता था। सम ऑफ देम ऑल्सो पुट ऑन ए शर्ट एंड ट्राउजर्स, कुछ लोग जो होते हैं उनके ऊपर क्या क्या पहन लेते थे, ट्राउजर्स पहन लेते थे या क्या कहते थे शर्ट पहन लेते थे। विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, जो क्या होता है जो हाफ पैंट से तो लंबा होता है लेकिन फुल पैंट से थोड़ा सा कम होता है। बेकर हैज ए बैम्बू इन हिज हैंड एंड मेक्स जिंगलिंग साउंड, बेकर्स के हाथ में क्या होता है एक बांस का एक लट्ठा होता है और उसमें घुंघरू बंधे होते हैं जिससे जिंगलिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई वाज द यंग सीगल अलोन ऑन हिज लेज, यानी कि जो यंग सीगल है वो अकेला क्यों बैठा था। देखिए ये वाला क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको एक बार शायद एक्सप्लेन करवाया है, क्योंकि वो जो था वो डर रहा था उड़ने से और उसको ऐसा लग रहा था कि इफ ही ट्राइड टू फ्लाई हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, इसलिए वो वहीं बैठा था और उसके जो दूसरे भाई बहन थे वो उड़ गए थे और उसके माता पिता थे वो भी उड़ गए थे, लेकिन वो अकेला इसलिए रह गया था क्योंकि वो अपने डर की वजह से अपने कॉवर्डाइज की वजह से वो वहां पर फंसा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। हाउ कैन वी से दैट नतालिया वाज इन लव विद लोमो, हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि नतालिया लोमो के प्यार में पड़ चुकी थी। देखिए यहां पर देखा जाए तो इसमें किस तरह से हम जस्टिफाई करते हैं। नतालिया टेल्स हर फादर दैट ऑक्सन मेडोज आर ऑफ लोमो, नतालिया अपने पिताजी को कहते हैं कि जो ऑक्सन मेडोज है वो लोमो के हैं। शी कॉल्स हिम बैक, वह उसको वापस बुलाती है। शी ऑल्सो आस्क्ड हर फादर टू कॉल ए डॉक्टर व्हेन लोमो फॉल्स अनकॉन्शियस, वो अपने पिताजी को यह भी कहती है कि एक डॉक्टर को बुलाओ जिस समय लोमो क्या हो जाता है बेहोश हो जाता है। द सडन चेंज इन हर बिहेवियर शोड दैट शी केयर्ड
फ्रीक्वेंट क्वेरल्स, यानी कि जो उसका जो अचानक से बदला हुआ जो बिहेवियर है वो इस चीज को दर्शाता है कि वो अपने जो झगड़े थे उनको दूर करना चाहती है। हर हर ईगरनेस टू एक्सेप्ट इस प्रपोजल प्रूव्ड हर हिडन फीलिंग्स ऑफ हिम, और जिस तरह से वो उसका मैरिज प्रपोजल जिस तरह से वो एक्सेप्ट कर लेते ये दर्शाता है कि वो उसके प्यार में पड़ चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमो। लोमो का कैरेक्टर स्केच लिखना है हमको। लोमो किस तरह का व्यक्ति था, उनका पड़ोसी था, किस तरह से वो उसका जो शारीरिक बनावट थी, किस तरह से उसके पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम थी, वो एक लव सिक था और उसको शादी करनी थी क्योंकि उसकी जो एज है वो ग्रेजुअली बढ़ रही थी, इस वजह से वो अपनी शादी को लेकर भी परेशान था। और दूसरा वो सेल्फ प्राइड व्यक्ति था और थोड़ा छोटी छोटी बातों पे वो भिड़ने लग जाता था, गुस्सा करने लग जाता है, जिस तरह से आपने देखा किस तरह से इनका आर्ग्यूमेंट हो जाता है दोनों का। तो इस तरह से हमें मिला जुला आंसर हमको लिखना है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा किसका है, तो ट्रीज वाली जो पोयम है, ट्रीज वाली पोयम में से है ना, जो हमारे एंड्रिया रिच ने लिखी है। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days। यानी कि जो पेड़ अंदर थे वो अब कहां बढ़ रहे हैं, आगे बाहर निकल के जंगलों की तरफ जा रहे हैं, और वो जंगल जो पूरे दिनों में क्या थे, खाली थे। When no birds could sit, not insect hide। जहां पर ना तो कोई पक्षी बैठ सकता था और ना ही कोई जीव उसमें छुप सकता था। नो सन बरी इट्स फिट इन शेडो। कोई भी सूर्य की किरणें इसकी छाया में छुप नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि वहां पर पेड़ ही नहीं थे। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। यानी कि जो जंगल पूरी रात में गायब हुए पड़े थे, यानी कि खाली हुए पड़े थे, वो अब सुबह तक होते होते क्या हो जाएंगे, वो भर जाएंगे। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाई कुडंट बर्ड्स सिट और इंसेक्ट हाइड इन द फॉरेस्ट। क्यों जो पक्षी है वो इसके ऊपर बैठ नहीं सकते हैं, और क्यों जो जीव है छोटे छोटे वो इसके अंदर छुप नहीं सकते। उसका रीजन है देयर वर नो ट्रीज। उसका आंसर क्या है, देयर वर नो ट्रीज, क्योंकि कोई पेड़ ही नहीं था तो फिर कहां से छुपेंगे। वेयर आर द ट्रीज इन द पोयम। अब यहां पर ये कह रहा है जो पेड़ है वो एक्चुअल में कहां है, तो आपको लिखना है द ट्रीज आर इनसाइड द हाउस एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू गेट आउटसाइड फ्रॉम द हाउसेज एंड दे वांटेड टू गो इनटू द जंगल। क्लियर? इस तरह से हमें लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ कैन यू से दैट फॉरेस्ट वाज एम्प्टी अकॉर्डिंग टू द पोएम। यानी कि पोएम के अकॉर्डिंग आप कैसे कह सकते हो कि जो जंगल है वो खाली पड़े थे। देखिए पोएम ये चीख चीख कर कह रही है कि जो पेड़ है वो घरों के अंदर है, क्योंकि एक जो लोगों का जो ये एक तरह से दिखावा है, जो झूठा एक उनका परसेप्शन है, थोड़ी दिखावे की दुनिया हो गई है, उस वजह से जो जंगल है वो सिमट कर लोगों के घरों में आ गए हैं। घरों में लोग पेड़ लगाते हैं, अब वो पेड़ क्या करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं और वापस उन्हीं जंगलों में हरे भरे होकर लहराना चाहते हैं। तो इससे हमें ये कंक्लूड हो रहा है, हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो पेड़ है वो घरों के अंदर है तो जंगल खाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पोएम है वो एमेंडा में से, डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट एमेंडा। डोंट बाइट योर नेल्स, ये एमेंडा वाली पोएम है जिसमें एमेंडा की मां बार बार उसको क्या कर रही है, रोक रही है कि डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, कि अपने नाखून मत चबाओ एमेंडा। डोंट हच योर शोल्डर्स एमेंडा, अपने जो कंधे है वो इस तरह से मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट एमेंडा, इस तरह से झुककर मत बैठो और सीधे बैठो। क्वेश्चन है व्हाट इज एमेंडा बीइंग स्कोल्डेड फॉर इन द एक्सट्रैक्ट। अमेंडा को यहां पर क्यों डांटा जा रहा है? टॉकिंग टू मच, biting her nails and slouching, running around, not doing homework। तो इसका राइट आंसर है बी, biting her nails and slouching। क्लियर? Why does Amanda's mother instruct the child? माँ जो है वो अमेंडा को किस लिए इंस्ट्रक्ट कर रही है? माँ अमेंडा को इसलिए इंस्ट्रक्ट कर रही है क्योंकि ये उसके अंदर एक अच्छी आदत है ना, she wants to she wants to make a good habit in Amanda, है ना, वो उसके अंदर क्या करना चाहती है, she wants to sow a good habit in Amanda, वो अमेंडा के अंदर एक अच्छी आदत प्रोड्यूस करना चाहती है, अच्छी आदत डालना चाहती है ताकि आगे चल के वो इस चीज को फॉलो कर सके। What instructions are given to Amanda in these lines? क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं? तो देखिए पहली लाइन में है do not bite your nails Amanda, don't hurt your shoulder Amanda, stop that slouching and sit up straight Amanda। तो आप ये कह सकते हो the mother is instructing not to bite nails and not to hunch shoulders and stop slouching and sit अप स्ट्रेट। इस तरह से अपने को लिखना है, लाइन की लाइन नहीं चिपका के आनी है, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके लिखना है। चलिए आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्वेश्चंस अबाउट 20 to 30 वर्ड्स ईच। हाउ कैन ए बंगाल टाइगर बी डिसर्न्ड, यानी कि जो बंगाल का जो टाइगर है वो किस तरह से डिसर्न्ड है, यानी कि किस तरह से वो कैद है और क्या उसकी कंडीशन है। देखिए A Bengal tiger is wild with black stripes of a yellow ground. He is fierce and aggressive in his appearance. The poet humorously says that if he eats you inside instantly,
इज श्योरली ए बंगाल टाइगर। ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में से है। ये कह रहा है कि बंगाल टाइगर वो किस तरह से दिखता है, तो किस तरह से दिखता है, उसके येलो बॉडी के ऊपर क्या है, व्हाइट स्ट्राइप्स है ना, और वो अपने एक जो एरिया है उसका पर्टिकुलर किंग होता है एक तरह से, और लोगों को डराता है, और अगर वो आपके ऊपर छलांग लगाता है तो आप समझ जाना कि वो बंगाल टाइगर है। हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ द बॉय आफ्टर लूजिंग द बॉल, यानी कि बच्चे की बॉल खो जाने के बाद उसका बिहेवियर कैसा है। अब यहाँ पर क्या होता है, बच्चा है जो है वो बॉल खो जाने के बाद ही वॉज फिल्ड विथ सैड, और क्या कहते हैं, सैडनेस, सॉरी, और उसकी जो बॉल खो जाती है उसकी वजह से वो दुखी है और उसको वो बॉल वापस चाहिए, और कहीं ना कहीं वो अपने एक तरह से देखा जाए तो पुरानी यादों में चला जाता है जब उसके पास बॉल थी, और वो क्या कहता है, नाउ ही इज नॉट फीलिंग गुड, ही इज टोटली फीलिंग बैड अबाउट हिज बॉल। क्लियर। What is the theme of the poem एमेंडा। एमेंडा पोयम है, उसकी थीम क्या है, जो एमेंडा वाली पोयम आपने पढ़ी है जिसमें माँ बार बार इंस्ट्रक्ट कर रही है एमेंडा को, तो द थीम ऑफ द पोयम इज दैट द पेरेंट्स शुड नॉट कंस्टेंटली नेग देयर चिल्ड्रन, दे शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर विशेस। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि माता पिता को अपने बच्चों के ऊपर इस तरह से रोक टोक नहीं करनी चाहिए, और उनको उनकी जो इच्छाएं उनके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स ईच क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए तीन है जिनमें से आपको दो करने हैं, और यहाँ पर आपको दो दो नंबर मिलेंगे। हाउ कैन ए बंगाल टाइगर बी डिसेंट, यानी कि एक बंगाल टाइगर किस तरह से दिखाई देता है, अभी आपको पता है। हाउ वाज द ये तो हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं 17। हाँ, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है उसकी क्या थीम है, तो यहां पर देखते हैं अपन। द पोएम एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ होप, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड healing power of nature. It highlights how small unexpected movement can uplift one's mood and change one's mood and one's perspective. A crow's act of shaking snow uplifted the poet's mood and transformed a regretful day and brought about a positive change in his outlook. It reminds us that even negative experiences can bring positivity. देखिए बहुत अच्छी थीम है इसकी, कि आपका जो एक बुरा समय है वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। जिस तरह से एक कौआ है जो कि नेगेटिविटी का सिंबल है, वो किस तरह से एक डस्ट ऑफ स्नो गिरा के जो पोइट है उसका पूरा का पूरा मूड चेंज कर देता है, और वो पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ता है और अपनी नेगेटिविटी को छोड़ देता है। What features of the chameleon does the poet highlights in the last stanza, यानी कि how to tell wild animals में से है जो chameleon होता है, जो गिरगिट जिसको आप कहते हो, उसके क्या क्या फीचर्स दिखाए गए हैं। तो इसके फीचर्स क्या दिखाए गए हैं, देखिए यहां पर ये कह रहा है द पोइट हाईलाइट्स द chameleon's ability to change its color surrounding to its surrounding, according to its surrounding। यानी कि जो पोइट कह रहा है कि जो चैमलियन होता है वो अपने आसपास के इलाके के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेता है, ये उसके अंदर एबिलिटी होती है। शी ह्यूमरसली स्टेट्स दैट इफ यू सी नथिंग ऑन ए ट्री अ चैमलियन इज प्रोबेबली देयर। वो ये भी कहता है कि अगर आपको किसी पेड़ के ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई देता है तो आप समझ जाना वहां पर कोई ना कोई गिरगिट छुपा हुआ है, वहां पर उस गिरगिट का होना तय है। उसके बाद वो कहता है this exaggeration adds honor to the poem by making the chameleon's camouflage ability sound so effective that it becomes completely invisible। यहां पर ये बता रहा है कि जो चैमलियन जो होता है उसमें जो रंग बदलने की एक कला होती है वो उसको दूसरों से अलग बनाती है और वो उसको वहां से छुपा देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 18। चलिए हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। पहली बार वो इनविजिबल मैन जो होता है वो विजिबल कब बनता है, देखिए पहली बार वो विजिबल जब बनता है जब वो लंदन में किसी एक स्टोर में चला जाता है और वहां पर जाकर कुछ कपड़े पहन लेता है, और उस कपड़ों की वजह से जब दूसरे दिन डिपार्टमेंटल स्टोर के लोग आते हैं उसको देख लेते हैं, तो पहली बार वो विजिबल हो जाता है। दूसरा, व्हाट वाज द प्रोजेक्ट ऑफ एवरिट इन 8th ग्रेड। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट में से एवरिट का 8th ग्रेड में क्या प्रोजेक्ट था, तो यहां पर देखिए हिज प्रोजेक्ट वाज टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज दैट किल्ड नियरली ऑल मोनार्क्स कैटरपिलर्स इन फ्यू डेज। उसका ये प्रोजेक्ट था कि वो कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से जो मोनार्क तितलियां हैं, जो कैटरपिलर्स हैं, कीड़े हैं, वो पूरे के पूरे खत्म होते जा रहे हैं। अगला है व्हाट वाज पेक्युलर अबाउट द एक्सेंट ऑफ ओजुबेल। ओजुबेल का जो एक्सेंट था वो उसमें क्या अलग है। मिडनाइट विजिटर में से ओजुबेल, मैक्स, फोलर आपको याद आ गया होगा। तो यहां पर ये है ओजुबेल्स एक्सेंट हैड अमेरिकन टच, उसका जो एक्सेंट था वो अमेरिकन टच वाला था। और उसके अलावा वो कह रहा है he had brought to Paris that accent from Boston 20 years ago. This added to his unique personality as a secret agent. वो इस एक्सेंट को अमेरिका से लेकर आया था, तो उसका जो एक फ्रेंच एक्सेंट है उसमें भी क्या हो गया, वो अमेरिकन एक्सेंट मिल गया है, वो बोस्टन से आया था। तो ये चीज उसको दूसरों से अलग बनाती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। डू यू थिंक
हॉरेस डेनबी वाज अनफेयरली पनिश्ड और दैट ही डिजर्व्ड व्हाट ही गॉट, यानी कि क्या आपको लगता है हॉरेस डेनबी है वो बिल्कुल गलत तरीके से उसको पनिश किया गया था और दैट ही डिजर्व्ड व्हाट ही गॉट, और जो उसको मिला था वो डिजर्व करता था या नहीं करता था? देखिए होरेस डेनबी वाला जो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है उसमें से, तो देखा जाए तो उसमें क्या है, हमें ये अपने अकॉर्डिंग लिखना है कि क्या आपके अकॉर्डिंग उसको सही पनिश किया गया था, नहीं, तो ये एक आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ बीइंग अ थीफ ही वाज पनिश्ड राइटली इन द चैप्टर, तो आप वो लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं वो उसकी कोई गलती नहीं तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। सेकंड है व्हाई वाज ग्रिफिन वेंडरिंग नेकेड इन द चिल जनवरी एयर, जो ग्रिफिन था जो आपके फुटप्रिंट विदाउट द फिट में से, वो जनवरी की ऐसी ठंडी में नंगा क्यों घूम रहा था? क्योंकि उसने कुछ ऐसा फॉर्मूला था, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था जिसको पीने से आदमी विजिबल से इनविजिबल हो जाता है, तो उसने वो फॉर्मूला पी लिया था, जिसकी वजह से वो पूरे लंदन में नंगा घूम रहा था, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसने अपने मकान मालिक के घर में भी आग लगा दी थी और इस वजह से लोग उसको ढूंढ रहे थे, तो ये उसका एक रीजन था जिसकी वजह से उसको घूमना पड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज है, वेयर डिड एवरेट ग्रो अप मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, तो ये कहां पर ग्रो अप हुआ था? ये पेंसिल्वानिया अमेरिका में हुआ था। हाउ डिड द लेडी टीचर रिएक्ट ऑन सीइंग बोलीज फेस, किस तरह से रिएक्ट किया था? यहां पर ये कह रहा है शी वाज फुल ऑफ कंपैशन, दूसरा गॉट फ्राइटेंड, स्टार्टेड वीपिंग, नन ऑफ द अबव, तो ये गॉट फ्राइटेंड, वो जो भोली थी, क्लियर, जो भोली थी वो क्या थी? शी वॉज फुल ऑफ कंपेशन, दूसरा है इसका गॉट फ्राइटेंड, स्टार्टेड वीपिंग, नन ऑफ दिस। यहां पर हाउ डिड द लेडी टीचर रिएक्ट ऑन सीइंग भोलीज फेस, भोली का चेहरा देखकर उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था? तो इसका आंसर सी वॉज फुल ऑफ कंपेशन, आपके मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग दे रखा है। दूसरा अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज सैंडविच अकॉर्डिंग टू द थिंक टैंक, थिंक टैंक के अकॉर्डिंग सैंडविच क्या था? वो एक बुक थी, क्लियर, क्या थी? बुक थी। लास्ट, व्हाट स्पॉइल्ड मिस्टर एंड मिसेस लॉइजल्स प्लेजर, यानी कि मिस्टर एंड मिसेस लॉइजल्स का जो एक आनंद था उसको किसने खराब कर दिया था? द लॉस्ट ऑफ नेकलेस, किसने खराब कर दिया था? द लॉस्ट ऑफ नेकलेस, यानी कि वो नेकलेस जो खो गया था उसने उसको खराब कर दिया था।